हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 1, ये कौन चित्रकार है और किसको नमन करूँ मैं भारत से। शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। बच्चों, पहली कविता में अज्ञात शक्ति ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति की निराली सुंदरता और वैभव का वर्णन किया गया है। तो दूसरी कविता में भारतवासियों के जीवन मूल्यों और उनकी उपलब्धियों को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला शब्द है वसुंधरा, मतलब धरती। उमंग मतलब उल्लास, मौज। श्रृंगार मतलब श्रृंगार, सजावट। चित्रकार मतलब चित्र बनाने वाला। तपस्वी मतलब मुनि। अटल मतलब मजबूत, जो न टले। घुमेरदार मतलब बड़े घेरे वाला। ध्वजा मतलब झंडा। चमत्कार मतलब करिश्मा। निहारना मतलब ध्यानपूर्वक देखना। लालिमा मतलब लाली। ललाट मतलब माथा। कण मतलब छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा। छवि मतलब सुंदरता, शोभा। विराट मतलब विशाल। उर्दू के कुछ शब्द हैं। कुदरत मतलब प्रकृति। गलीचा मतलब कालीन। बगीचा मतलब बाग। बहार मतलब वसंत ऋतु। हमारी दूसरी कविता ख, किसको नमन करूं मैं भारत से। शब्दार्थ है। पहला है नदीश, मतलब समुद्र। गिरि मतलब पर्वत। नमन मतलब विनीत भाव से नमस्कार। मानचित्र मतलब नक्शा। अंकित मतलब खुदा हुआ। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला। नक्षचरण मतलब आकाश में विचरण। निगूढ़ताओं मतलब रहस्य। चिर मतलब प्राचीन समय से बना हुआ। जड़ता मतलब निर्जीव, बेजान। चेतन मतलब जीवित। वाचक मतलब बोध करने वाला। शील मतलब नैतिक व्यवहार। अखंडित मतलब अटूट। भास्कर मतलब चमकदार। निखिल मतलब सारा। जीवन सरिता मतलब जीवन की नदी। प्रेम रसायन मतलब प्रेम की दवा। मूंदे मतलब बंद। वातायन मतलब खिड़की। आत्मबंधु मतलब प्रियजन। घोष मतलब जोर से की गई पुकार। कर मतलब हाथ। और वंदन मतलब पूजन या गुणगान। अब देख लेते हैं मौखिक प्रश्न। पहले, चित्रकार किसे कहा गया है। पर्वतों की चोटियों की तुलना किससे की गई है। दूसरी कविता के शीर्षक में प्रश्न किससे पूछा जा रहा है। देश किस आकार का बताया गया है। प्रथम कविता में घाटियों को सर्प के समान क्यों बताया गया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है देवदार की मुख्य विशेषता क्या होती है। कवि देश की प्रकृति के किन रूपों को नमन करना चाहते हैं। दूसरी कविता में भारत के वीर की क्या विशेषता बताई गई है। कवि भारत को कहाँ कहाँ खड़ा पाते हैं। और लॉन्ग आंसर में है प्रकृति का गुणगान किस कविता में किया गया है। अपने शब्दों में प्रकृति का वर्णन कीजिए। दूसरा है कवि ने भारत को निगूढ़ताओं का चीर ज्ञानी क्यों कहा है। और तीसरा है आत्मबंधु किन्हें कहा गया है और क्यों। तो अब देख लेते हैं मौखिक प्रश्न के उत्तर को। पहला, चित्रकार किसे कहा गया है। तो इसमें है चित्रकार अज्ञात शक्ति ईश्वर को कहा गया है। दूसरा है पर्वतों की चोटियों की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर है पर्वतों की चोटियों की तुलना तपस्वियों से की गई है। दूसरी कविता के शीर्षक में प्रश्न किससे पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे दूसरी कविता के शीर्षक में प्रश्न भारत से पूछा जा रहा है। नंबर 4 पे है देश किस आकार का बताया गया है। देश त्रिभुज आकार का बताया गया है। नंबर 5 पे है प्रथम कविता में घाटियों को सर्प के समान क्यों बताया गया है। सर्प मतलब होता है सांप। प्रथम कविता में घाटियों को सर्प के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि वो सर्प के आकार के समान घुमेरदार होती हैं। शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है देवदार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें लिख सकते हैं ये ऊंचे लंबे पेड़ पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सीधे उगे होते हैं। दूसरा है कवि देश की प्रकृति के किन रूपों को नमन करना चाहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कवि प्रकृति के विभिन्न रूपों धरती, गगन, बादल, पेड़, फूल, घाटियाँ, बगीचे आदि को नमन करना चाहते हैं। तीसरा है दूसरी कविता में भारत के वीर की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो इसमें लिख सकते हैं भारत के वीर को सत्य के लिए मर मिटने वाला, न्याय के लिए प्राण निछावर करने
वाला बताया गया है। नंबर 4 पे है कवि भारत को कहाँ कहाँ खड़ा पाते हैं। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं विश्व में जहाँ भी एकता प्रेम दिखाई देता है कवि भारत को वहाँ खड़ा पाते हैं। अब लॉन्ग आंसर में है प्रकृति का गुणगान किस कविता में किया गया है, अपने शब्दों में प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं पहली कविता में ये कौन चित्रकार है में प्रकृति का गुणगान किया गया है। हरियाली से भरी धरती पर नीला आकाश शोभित है, पुष्पों से सजी धरती पर विशाल पर्वत, सुंदर गोल घाटियाँ, सुंदर कालीन के समान सजे गुलाब भरे बगीचे आदि हैं। नंबर 2 पे है कवि ने भारत को निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी क्यों कहा है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे भारत सनातन काल से ही प्राकृतिक विज्ञान और प्रकृति विज्ञान आदि विविध क्षेत्रों से जुड़े गहरे रहस्यों का ज्ञाता रहा है। विश्व में की गई अनेक सर्वप्रथम खोजों आविष्कारों आदि का श्रेय भारत को जाता है, इसलिए कवि ने भारत को निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी कहा है। नंबर 3 पे है आत्मबंधु किन्हें कहा गया है क्यों। तो इसमें लिखेंगे उन भारतवासियों को आत्मबंधु कहा गया है जो संसार के सभी देशों मैत्री को बढ़ावा दे रहे हैं। संबंधों की बंद खिड़कियों को खोलकर ही वो आत्मबंधु प्रियजन बन रहे हैं। नंबर 4 का प्रश्न है अपनी तो आँख एक है उसकी हजार है, पंक्ति में उसकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। हजार आँखें कहकर कवि क्या समझाना चाहते हैं। तो इसमें लिखेंगे उसके शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। इस विशाल देश की सुंदर प्रकृति के हर रूप में ईश्वर की छवि दिखाई देती है। प्रकृति के हर कण में वही समाया है। हजार आँखें का आशय यह है कि ईश्वर की उपस्थिति और सत्ता हर तरफ है। नंबर 5 पे है भारत विश्व को किस दिशा में ले जा रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत विश्व को प्रेम मित्रता शांति सत्य धर्म न्याय आदि मानवीय मूल्यों की ओर ले जा रहा है। इसका आखिरी प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। गलीचे ये गुलाब के बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। तो इसमें लिख सकते हैं गुलाब के सुंदर बगीचे बिछे हुए कालीन जैसे प्रतीत हो रहे हैं। सुंदर फुलवारियाँ किसी कवि की कल्पना जैसी लग रही है। ख है घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, खोल रहे हैं देश देश के बीच मुदे वातायन। तो इसमें हम लिख सकते हैं भारतवासी जीवन रूपी नदी में प्रेम का रस घोलकर विश्व के देशों में मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए संबंधों की बंद खिड़कियां खोल रहे हैं। देख लेते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें पहला है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला है मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं देह और मन की कवि का आशय है। किन चीज़ों से देह और मन की कवि का आशय क्या है। तो देह जो देश की धरती और मन जो है वो भारतवासियों के गुण। ख है दो हृदय के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं, पंक्ति का भाव बताइए। तो आपसी शब्द भाव और प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं। ग में है प्रथम कविता का शीर्षक प्रश्न रूप में है क्योंकि कवि प्रकृति की सुंदरता देख चकित है। अब इसमें दूसरा है काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुदरत की इस पवित्रता को डैश डैश छवि विराट की। तो इसमें पहला है कुदरत को पवित्र क्यों कहा गया है। कुदरत मानव को ईश्वर की देन है। दूसरा है कवि गुणों को मन में उतारने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के हर रूप से मानवता कुछ न कुछ सीख सकता है। उसके बाद है अंतिम पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो हर छोटे से छोटे अंश में हमें ईश्वर की छाया का आभास होता है। अब आगे देखते हैं भाषाई घटक में निम्नलिखित पंक्तियों में शब्द युग में रेखांकित करके उनके अर्थ लिखिए। घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन। तो जीवन सरिता मतलब जीवन की सरिता और प्रेम रसायन मतलब प्रेम का रसायन।
ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। फूल फूल मतलब हर फूल पे। कड़कड़ से झांकती तुम्हें छवि विराट की। कड़कड़ से मतलब हर कड़। धर्मदीप हो जिसके भी कर में। धर्मदीप हो जिसके भी कर में, तो इसमें होगा धर्म का दीप। मित्र भाव की ओर, तो मित्र भाव में अंडरलाइन है, रेखांकित है ये शब्द, तो इसमें मित्र भाव का बनेगा मित्र के भाव। आगे देखते हैं विकल्पों में से उचित विलोम छाटिए। दोष का हो जाएगा गुण, कायर का वीर, जड़ का चेतन, युद्ध का शांति, सामान्य का असामान्य। अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। बाहर और बाहर, तो बाहर का होगा घर से बाहर जाते समय बताकर जाना, और बाहर का होगा उपवन में बाहर आने पर रंग बिरंगे पुष्प खिल जाते हैं। रंग और रग, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, रंग मतलब कलर, और रग भगत सिंह की रग रग में देशभक्ति का भाव था। अब अगला है चिर और चीर, तो चिर नदियाँ चिरकाल से पूज्य रही हैं, मतलब पुराने काल से, और चीर संत गेरुए चीर धारण करते हैं, चीर मतलब कपड़ा। अगला है घोल और गोल, शरबत में चीनी घोल कर मिठास बढ़ा दो, और गोल पृथ्वी गोल है, सर्कल। आगे है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। तो ये बन जाएगा चंदन, ये बनेगा माँ, कहाँ, झांकती, भरूं, जाऊं, मंगल, मूंदे, संग, उमंग। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अखंडित शब्द किस उपसर्ग प्रत्यय के मेल से बना है, तो इसमें है अ उपसर्ग है, खंड मूल शब्द है, और इत जो है वो प्रत्यय है, तो ये बन गया है अखंडित। अगला है अर्पित शब्द का सही वर्ण विच्छेद करना है, तो अब वर्ण विच्छेद कर लीजिए। अर्पित का बन गया अ प्लस र, हल चिन्ह, प हल चिन्ह, ई प्लस त हल चिन्ह और अ, तो ये बन गया अर्पित। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। पर्वत शब्द में र का रूप है रेफ। हजारों शब्द में ज में लगा बिंदु कहलाता है नुक्ता। ये कौन चित्रकार है में कौन सर्वनाम के भेद का नाम लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, में अलंकार बताइए, इसमें उपमा अलंकार है। लालिमा में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए, तो इसमें है लाल प्लस ईमा, ईमा जो है ये प्रत्यय है, लाल मूल शब्द है। चित्र शब्द में उपसर्ग लगाकर बना नया शब्द क्या होगा। चित्र हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने उपसर्ग लगा दिया वी, तो ये बन गया विचित्र। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका होगा कवित्री। अगला है इन विशेषणों की भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो अगर विशेषण शब्द है नीला तो भाववाचक बनेगा नीलिमा। प्रेमी है विशेषण, तो भाववाचक बनेगा प्रेम। हरी से हरियाली, चमकीला से चमक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।